गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आपकी एक और नई वर्कशीट आई है डीओए की तरफ से, जो कि वर्कशीट नंबर 26 है। ये क्लास 8 की वर्कशीट है। आज की वर्कशीट साइंस की वर्कशीट है। आज डेट है 20 जनवरी। आप इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे। तो चलिए अपनी वर्कशीट शुरू करते हैं। बच्चों, आज हमें पढ़ना है रिप्रोडक्शन एंड एनिमल्स। सो वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज की वर्कशीट काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, सो चलिए देखते हैं। अब पहले तो समझते हैं रिप्रोडक्शन का मतलब। इट मीन्स कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जब वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को बर्थ देता है या जन्म देता है, तो उसे कहते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, उसे कहते हैं रिप्रोडक्शन। अब ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता, ये एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। अब क्यों इम्पोर्टेंट होता है? क्योंकि अगर कोई भी स्पीसीज जो है, मान लेते हैं लॉयन है या टाइगर है, कोई भी अगर उसने एक सोचेगा कि मुझे रिप्रोड्यूस नहीं करना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर पूरी प्रजाति नहीं सोच लिया कि हमें रिप्रोड्यूस नहीं करना, तो क्या होगा कि जो हैं अभी वो तो ख़त्म होते जाएंगे ना, वो तो मरते जाएंगे। और जो अगर जब वो मरते जाएंगे और उसके बाद भी कोई नहीं आ रहा है ना, कोई और रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो पूरी प्रजाति क्या हो जाएगी? विलुप्त हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, सो कोई भी प्रजाति विलुप्त ना हो, ख़त्म ना हो, उसके लिए क्या ज़रूरी है कि वो रिप्रोड्यूस करे। अच्छा, अब आगे देखें। जो आपकी वर्कशीट है उसको समझते हैं। As we know that different life processes like digestion, circulation, excretion and respiration are essential for the survival of our every individual. अब आपको तो पता होगा डाइजेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे जीने के लिए। इनमें से अगर एक भी नहीं होगा या एक में भी प्रॉब्लम होगी, तो क्या हो सकता है? कोई भी जिसके अंदर प्रॉब्लम है वो मर सकता है ना। सो हमारे ज़िंदा रहने के लिए ये सारे प्रोसेसेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। बट इसके अलावा भी रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। बट हमारे अगर रिप्रोडक्शन ना हो तब भी कोई भी आसानी से ज़िंदा रह सकता है। ठीक है, ये मतलब ऐसा नहीं है कि होना ही है कि मतलब इसके अलावा भी लोग ज़िंदा रह सकते हैं। जैसे सर्कुलेशन है, उसके बिना कोई ज़िंदा नहीं रह सकता, लेकिन रिप्रोडक्शन के बिना भी लोग ज़िंदा रह सकते हैं। लेकिन अगर रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो उनकी स्पीसीज जो होंगी वो ख़त्म हो जाएगी, है ना। ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि क्यों इम्पॉर्टेंट है रिप्रोडक्शन इज़ एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, यहाँ तक लिख लीजिएगा। ठीक है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा या फिर मार्क कर लीजिए। अब आगे देखें। जस्ट थिंक व्हाट विल हैपन इफ़ द ऑर्गेनिजम्स हैड नॉट रिप्रोड्यूस। क्या होगा अगर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो रिप्रोड्यूस करना बंद कर दें। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नॉट इमोर्टल। इसका मतलब होता है कि अमर होना। ठीक है, इमोर्टल मतलब अमर होना। वो अमर नहीं है, कोई भी लिविंग बीइंग जो है वो अमर नहीं है ना, चाहे वो इंसान हो या फिर वो जानवर हो, कोई भी अमर नहीं होता, सबको एक ना एक दिन मरना है। So what will make sure that organisms will still exist in nature? अब ये भी तो ज़रूरी है ना कि अगर जो प्रजाति विलुप्त होती जा रही है उसके आगे भी आए, जो प्रजाति मरती जा रही है उसके आगे भी कोई आए। नहीं तो जो मर रहे हैं वो तो मर ही जाएंगे, और उसके बाद भी अगर कोई नहीं आएगा तो पूरी जो है वो प्रजाति क्या होगा? विलुप्त हो जाएगी पूरी। For the existence of species there has to be some processes. अब इसको आगे बरकरार रखने के लिए एक प्रोसेस है। दिस प्रोसेस दैट हेल्प्स इन गिविंग राइज टू सिमिलर इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग मतलब होता है छोटे बच्चे। ठीक है, फ्रॉम द एक्सिस्टेंट वन पेरेंट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। अब ये रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन बताई गई है, अच्छे से याद कर लीजिएगा इसको। दिस प्रोसेस दैट हेल्प्स इन गिविंग राइज to similar individuals offspring from the existing one parent is called reproduction. अब ये एक के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपको बताया था नहीं, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए, इनफैक्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, दिस प्रोसेस इज़ नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट इन ह्यूमन बींग्स
but also in all the animals, plants, and lower unicellular organisms, or in all living beings. It makes sure the continuation of species of the living of the organism without extension. किसी भी प्रॉब्लम के बिना वो जो प्रजाति है वो आराम से आगे की तरफ बढ़ती रहे. स्पीसीज कहते हैं हम प्रजाति को, ठीक है. सो कंफ्यूज मत होइएगा अगर मैं स्पीसीज बोलूँ या प्रजाति बोलूँ तो. अच्छा, आगे देखते हैं. अब आपने कभी देखा है किसी कैट को एक डॉग के बच्चे को जन्म देते हुए? नहीं ना. कैट जो है वो हमेशा कैट को ही जन्म देती है. इसी तरीके से मैंगो ट्री जो है वो हमेशा मैंगो ट्री को ही बर्थ देता है, जन्म देता है. अब देखा है किसी को किसी पेड़ को, किसी पौधे को जन्म देते हुए? नहीं ना. इसमें क्या होता है, जो प्लांट्स हम पढ़ चुके हैं, वैसे एक बार और बता देती हूँ. जो ट्री होता है उसमें काफ़ी सारे क्या होते हैं, फ्रूट्स या फ्लावर्स लगे होते हैं. अब जो फ्रूट्स होते हैं या फ्लावर्स होते हैं, कई बार हम तोड़ते हैं या फिर कई बार जब वो बहुत ज़्यादा राइप हो जाते हैं तो वो खुद ही गिर जाते हैं. या बर्ड्स भी होती हैं जो कि उड़ती हैं, है ना. ये डरिएगा मत, ऐसे ही बनाया है मैंने, बस समझ में आना चाहिए आपको. सो कई बार क्या करते हैं वो भी बर्ड्स या ह्यूमन बींग्स या फिर वो खुद ही गिर जाते हैं. अब जब वो खुद से ही गिर गया, जब बहुत ज़्यादा हाइप होके, तो क्या होता है कि जो उसका वो पार्ट होता है जो हम खाते हैं, है ना, मैंगो है, सो जो उसकी सीड होती है उसको तो हम नहीं खाते, लेकिन उसके ऊपर का जो पल्प होता है वो हम खा लेते हैं, है ना. सीड क्या होता है, वैसे ही होता है. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी क्या करते हैं, जो मिट्टी के ऊपर, अब जैसे ये नीचे गिर गया तो नीचे मिट्टी ही तो है ना, उसके ऊपर कोई भी फ्रूट गिरा और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको खा लेंगे और जो सीड होगी वो छोड़ देंगे. जब वो छोड़ देंगे तो क्या बचा हमारे पास, सीड, और उससे न्यू प्लांट हो जाता है. सो यही होता है. इसी के थ्रू क्या होता है कि कोई भी जो मैंगो ट्री है या किसी भी चीज़ का ट्री है, कोई भी पेड़ है, वो एक नए पौधे को जन्म देता है. अब ऐसे हम भी क्या करते हैं, हम कोई भी फ्रूट खाएं और फेंक देते हैं उसके बीज, है ना. सो जहाँ पर फेंकेंगे वहाँ पे वो प्लांट हो जाएगा. बर्ड्स भी कई बार खाती हैं, सो उनकी जो बीज होती है उसमें ही सीड्स चले जाते हैं, सो उसमें भी प्लांट्स उग जाते हैं. कई बार होता है ऐसा, बट पता नहीं. अब आगे देखें. अब आपको ये टेबल दी गई है एक, जिसे हमें फिल करना है. चलिए यहाँ पे ये देखिए, ह्यूमंस जो हैं वो हमेशा बेबी को ही जन्म देते हैं, है ना. ह्यूमन के बच्चे बेबी कहलाते हैं. कैट के बच्चे क्या कहते हैं हम, किटन, ये रहा. डॉग के बच्चे को पपी कहते हैं, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, मैं अभी आपको दिखा दूंगी. बटरफ्लाई के लावा कहते हैं. हैंड चिक, काउ कॉफ, फ्रॉग, टेडपोल. ठीक है. तो चलिए आप लिखेंगे, कैसे देखते हैं. देखिए बच्चों, ऐसे लिख लेना है. कैट का किटन, डॉग का पपी, बटरफ्लाई का लावा, हैन का चिक, काऊ का कॉफ और फ्रॉग का टेडपोल. चलिए आगे करें. चलिए अब आगे करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं. अब हम पढ़ना है रिप्रोडक्शन के टाइप्स. ठीक है. अब टाइप्स देखें. टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ये एनिमल्स और प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ह्यूमंस सभी के लिए होता है. असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है. अब सेक्सुअल, यहाँ पे देखिए ये टाइप्स बताए गए हैं क्या होते हैं. सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. अब पहले देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो इट एज अ प्रोसेस वेयर टू पेरेंट्स, जिसमें दो पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, मदर एंड फादर, है ना, मदर एंड फादर. सो वो प्रोसेस जिसमें दो पेरेंट्स की ज़रूरत होती है उसे हम कहते हैं क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अभी मैंने आपको बताया था ऑफस्प्रिंग मतलब छोटे बच्चे, रिजल्टिंग फ्रॉम दी फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है. सो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये बेसिकली एनिमल्स के अंदर और ह्यूमन बींग्स में होता है. ठीक है. बट एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है उसमें ज़्यादातर प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही आते हैं. प्लांट्स जो हैं वो दोनों में ही काम करते हैं, एसेक्सुअल में भी और सेक्सुअल में भी. ठीक है. बट उनका भी अलग अलग होता है, सब में एक ही नहीं होता. जैसे फ्रूट होता है तो फ्रूट
को अगर आना है तो उससे पहले जो फ्लावर्स आते हैं उसमें भी 2 होते हैं, मेल एंड फीमेल, हमने पढ़ा था ना। सो वही है, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है, एक सिंगल या एक ऑफस्प्रिंग को जन्म देने के लिए। अब क्वेश्चन आंसर्स करें। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन रिप्रोडक्शन। डिफाइन रिप्रोडक्शन कैसे लिखेंगे आप, मैंने आपको बताया था ना, ये लिख लीजिएगा, दिस प्रोसेस दैट हेल्प्स इन गिविंग राइज टू सिमिलर इंडिविजुअल्स ऑफस्प्रिंग्स फ्रॉम द एक्सिस्टिंग वन पेरेंट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड लिविंग बीइंग्स। सॉरी, अब लिविंग बीइंग्स में क्या इम्पोर्टेंस है इसकी, अभी देखते हैं। ये देखिए, ये द रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द कम्युनिटी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, इसके लिए इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट विल हैपन इफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैड नॉट रिप्रोड्यूस। क्या होगा जब वो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो रिप्रोड्यूस करना बंद कर दें। तो चलिए देखते हैं आंसर। ये रहा बच्चों, आप यहाँ से लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब आपका लास्ट क्वेश्चन जो है वो है, व्हाट आर डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन लिविंग बीइंग्स। इसके लिए आपको ये पूरा चार्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से रुके, मैं दिखाती हूँ। ये टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन आपको करना होगा आंसर 4 के तौर पे, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन लिखेंगे, ए सेक्शुअल एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन डाल के, फिर सेक्शुअल और ए सेक्शुअल की डेफिनेशन लिखनी होगी आपको, ठीक है। तो इसी के साथ आपकी पूरी वर्कशीट कंप्लीट होती है। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूलें, जिससे आपके फ्रेंड्स भी समझ पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।